हे गाइस, मैं आपको कराने जा रही हूँ जो यूपी पीजीटी एग्जाम है 2016 वाला केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले में हमने अप्रोक्सीमेट 9 क्वेश्चन किए थे ऑर्गेनिक के। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब पिछली वाली क्लास में क्या हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से जो क्लास है वो बीच में रुक गई थी, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं कंप्लीट आंसर नहीं बता पाई थी। एक्सप्लेन मैंने इसका आंसर कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, बस वैसे ये 9th नंबर है, लेकिन जो बुकलेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है ऑर्गेनिक का। तो हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि ये क्यों, मतलब बेयर स्ट्रेन जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक्चुअल में उस थ्योरी ने ये नहीं बताया था कि जो साइक्लोहेक्सेन है यानी कि एल्केन जो है वो बैंड भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो क्या हो जाती है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कॉन्फॉर्मेशंस बन सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के। तो ये अपने स्ट्रेन जो था इसका, उस स्ट्रेन को रिलीज कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये अपना स्ट्रेन रिलीज कर देगी, तो रिलीज करने के बाद जो इसका एंगल है वो वहीं पर आ जाएंगे। तो जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो अब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, साइक्लोहेक्सेन होता है। और इन दोनों में मैंने बताया था कि साइक्लोपेंटेन जो होता है उसमें जो है, जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ही कम है, 0.4 के आसपास में है। तो इतना कम एंगल स्ट्रेन होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो जो साइक्लोपेंटेन है वो साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब जो साइक्लोप्रोपीन है, यानी अब एक तो प्रोपेन में वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेन है, 60 डिग्री का एंगल है और होना कितना चाहिए, 109.5 डिग्री का। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, और ऊपर से इसमें एक पाई बॉन्ड और आ गया, यानी अनसैचुरेशन और आ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ वाला, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, और सबसे कम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑर्गेनिक के। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यानी हमें बताना है स्टीरियो केमिकल आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं त्रिविनाय रसायन, आई थिंक समथिंग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो यहां पर क्या हमें इसके स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है कि स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब यहां पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बताने हैं। आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो इसमें स्ट्रक्चरल वाले काउंट नहीं करने हैं, हमें क्या बताने हैं, स्टीरियो केमिकल आइसोमर्स, यानी स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहां पर क्या देखते हैं, यानी कि पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब डाइमिथाइल किस फॉर्म में हो सकता है, मान लो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ओके। और डाइमिथाइल यानी कि जो मिथाइल है, दो मिथाइल है, ऐसे भी हो सकता है लगा हुआ, ठीक है, दो मिथाइल हैं, या फिर और क्या हो सकता है, मिथाइल ग्रुप इस तरह से भी लगा हुआ हो सकता है 1 2 पोजीशन पर। और किस तरह से हो सकता है, अभी मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रही हूं, ये जस्ट देखने के लिए कि किस तरह से जो इसके आइसोमर्स हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। एक यहां भी हो सकता है 1 3 पोजीशन पर, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक ऐसे भी हो सकता है कि एक यहां लगा दिया हमने और एक यहां लगा दिया। तो ये तो पोजीशन बता रहे हैं कि मिथाइल कहां कहां पर लगा हुआ है, तो एक तरह से पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स में आते हैं, ये हमें नहीं बताने हैं, हमें बताने हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहां पर इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर मैं जस्ट बना रही हूं पहले आपको समझाने के लिए, यह 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये है 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एंड ये है 1 3, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहां पर ये क्या हो गया, 1 और 4th पोजीशन पर मिथाइल लगा है, तो 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि
स्टीरियो केमिकल आइसोमर्स लिखे हुए हैं, आइसोमर्स लिखे हुए हैं, तो वो इन वालों को भी काउंट कर लेते हैं जो हमने बनाए हैं पोजिशनल, यानी कि यहाँ पर ये मिथाइल की पोजीशन कैसे कैसे लगी हुई है साइक्लोहेक्सेन में, इसके हिसाब से एक तरह से पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। तो हमें स्ट्रक्चरल नहीं बताने हैं। अब ये तो मैंने जस्ट बनाया है ऐसे ही। अब हमें स्टीरियो में आते हैं। अब स्टीरियो में क्या होता है, अगर मान लो हमें इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, पहले इस वाले को ले लेते हैं 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वाले को। एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली या नहीं, क्योंकि स्पेस कम पड़ने वाला है। तो अभी जो है मैं पहले इस वाले को देखती हूँ। अब अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं, अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो दो सेम ग्रुप आ गए। तो ये जो एटम है यानी कि ये जो कार्बन है एक तरह से क्या हो गया, कायरल हो गया, अकायरल हो गया, सॉरी कायरल नहीं है, क्योंकि चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है इस कार्बन पर। ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए, तो ये अकायरल हो गया। तो इसके हम सिस ट्रांस इस तरफ से तो शो नहीं कर सकते हैं, यानी इसको मतलब ये नहीं बता सकते कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बता सकते, एक तरह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा। तो ये तो एक तरह का आइसोमर तो हो गया, ये वाला एक आइसोमर तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या है, अब हम देखते हैं इसको। अब हम इसकी पोजीशन बताते हैं, यानी एक में तो क्या करेंगे, इस मिथाइल ग्रुप को ऐसे और ऐसे सिस दिखा दिया, यहां पर हमने सिस दिखा दिया इसको। तो जब सिस दिखा दिया यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई, हमने इसको सॉलिड वेज लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसको मैं रब कर दे रही हूं, यहां पर हमने सॉलिड वेज लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। 1,2 डाइमिथाइल के आइसोमर बना रहे हैं अभी हम, तो ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 1,2 डाइमिथाइल को साइक्लोहेक्सेन को इसको डॉटेड यानी कि शेडेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कुछ ऐसे। तो ये भी इसका ही फॉर्म हो गया, ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस, यानी दोनों ग्रुप एक ही, यानी यहां पर डैश्ड लाइन से, यानी सॉरी डैश्ड नहीं, सॉलिड वेज लाइन से लगे हुए हैं और यहां पर डैश्ड लाइन से अटैच्ड हैं। तो एक तरह से ये दोनों है तो आइडेंटिकल, सिस चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, आइडेंटिकल हो गए तो एक ही हो गया, ये तो बात एक ही होगी ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो तो बात एक ही हो गई। तो एक आइसोमर तो ये हो गया जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, किसका, 1,2 डाइमिथाइल का। अब इसके अलावा मैं इसको यहां पर रब कर दे रही हूं 1,3 डाइमिथाइल को और इसको भी। अब इसकी एक तो हो गई सिस फॉर्म, यानी एक आइसोमर किसका, 1,2 डाइमिथाइल का, और एक कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक हो जाएगी इसकी, मान लो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया सॉलिड लाइन से और ये रिप्रेजेंट कर दिया डैश्ड लाइन से, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पर भी क्या करेंगे, इस वाले को, ये मैंने इसका मिरर इमेज बना दी यहां पर, किसकी, 1,2 डाइमिथाइल की जो ट्रांसफॉर्म है इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगी। तो ये हो गया CH3, तो ये दोनों क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल माने इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखेंगे तो सेम नहीं आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, अब मैं ये वाला हाथ उठाकर इसके ऊपर रखूं तो अंगूठा कन की उंगली के, छोटी वाली उंगली के नीचे आ रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि एक दूसरे की वैसे के वैसे नहीं आ रहे हैं, और लेकिन है मिरर इमेजेस। अगर मिरर रखो तो ये वाले हाथ का जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसे ही बनेगा, प्रतिबिंब, ओके। तो है मिरर इमेजेस, ऐसे ही ये दोनों क्या है तो मिरर इमेजेस, लेकिन अगर इसको उठाकर यहां पर रखते हैं तो जो इनकी इमेज है वो यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बोलेंगे इसको। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, ये क्या हो गए, एनेंशियोमर्स बोलते हैं इनको। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो होते हैं उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। तो ये 1,2 डाइमिथाइल के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 3 हो गए। कौन से, एक तो ये हो गया, चाहे एक तरह से रिप्रेजेंट कर दो चाहे इस तरह से, दोनों सेम ही हैं, लेकिन 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए इसके, 3 आइसोमर हो गए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के, ठीक है। अब आ जाते हैं 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, 3 तो इसके हो गए, क्लियर हैं। अब देखते हैं 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में भी क्या होता है, अब मान लो मैंने यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी ये इस तरह से,
सिस फॉर्म, ये हो गया 1,3 और ये इस तरह से सिस फॉर्म, सॉरी ये डैश्ड लाइन होगी सॉलिड। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम जैसे 1,2 डाइमिथाइल में थे, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सेम ही होंगे। ठीक है, तो एक आइसोमर तो ये हो गया 1,3 डाइमिथाइल का। अब इसमें आ जाते हैं ट्रांस वाले में, इसमें भी सेम वैसा ही होगा। एक मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया CH3 और एक मैंने CH3 यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, एनंसियोमर्स हो गए। तो 3 किसके हो गए, इसके हो गए, यानी एक तो वो पहला वाला था 1,1 डाइमिथाइल वाला, प्लस 3 हो गए किसके, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के, और प्लस 3 किसके हो गए, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के भी 3 हो गए स्टीरियो आइसोमर। अब आ जाते हैं 1,4 डाइमिथाइल में। तो 1,4 डाइमिथाइल की जब बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, अब हम बात करते हैं 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। तो 1,4 में कुछ इस तरह से होगा, मान लो एक हमने ये ले लिया, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक हमने ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही डैश लाइन से भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, CH3 CH3, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल। ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। अब इसकी ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं, अब इसकी हम ट्रांसफॉर्म भी चेक कर लेते हैं। CH3 CH3, ये 1,4 डाइमिथाइल की क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये तो एक ही हो गया, यहां पर एक ही आइसोमर हो गया ये। अब अगर हम इस वाले आइसोमर को, इसको यहां से उठा के अगर यहां रखते हैं इस वाली फॉर्म को, तो ये आइडेंटिकल ही हैं, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे में। तो ये क्या कह सकते हो, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, यानी एक ही जैसे हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये आइडेंटिकल। अब जब ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये भी एक ही आइसोमर हो गया, एक इसका, ये भी आइडेंटिकल, एक ये, तो एक ही बात हो गई, सिमिलर ही है दोनों स्ट्रक्चर। तो जो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसके केवल 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, इसमें कोई भी एनेंटियोमर नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए, यानी कि 2 इसके हो गए, तो टोटल हो गए ये 9, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी 9। यानी इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 9 होंगे। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इतना, C9H18। अब जब उसका ओजोनोलाइसिस यानी कि ओजोनीकरण कराते हैं तो वो देता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल एंड 2 ब्यूटेनॉन। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब भी ओजोनोलाइसिस वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है, पहले प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, यानी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी प्रोपे, एंड सेकंड पोजीशन पर डाइमिथाइल, एंड ये हो गया हमारे पास में प्रोपेनल। तो ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, अल यानी कि एल्डिहाइड। दूसरा है 2 ब्यूटेनॉन, अब इसका जो मुंह है इधर रखना है, ठीक है, CO का, ओके। और 2 ब्यूटेनॉन यानी कि कीटोन आ गया है, तो यहां पर ये वाला ऑक्सीजन ले लेते हैं जिस पर CH3, यानी 1, 2 ऐसे CH2 CH3, तो ये हो गया 1, 2, 2 ब्यूटेनॉन 4 कार्बन के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का मुंह उठाकर एक दूसरे की तरफ रख देते हैं, और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इन ऑक्सीजन को उठाकर गायब कर दो, ठीक है, और इस कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ दो, तो हमारी एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल, ओजोनोलाइसिस में यही तो होता है ना। तो इन ऑक्सीजन को उठाकर भगा दो यहां से, और यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन को दोनों को एक दूसरे के से पाई बॉन्ड से जोड़ दो, यानी इस तरह से CH3 दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये CH3 आ गया, ये C, यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है, इधर पे CH है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन चले गए,
और ये कार्बन यहाँ पर CH3 और CH2 CH3। अब इसका नाम लिख लो, क्या होगा, नेमिंग क्या होगी, इसका ओजोनोलाइसिस कराया होगा तब ये फॉर्म हुए होंगे। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC, यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है ये इक्वल ही पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है इधर की तरफ ज्यादा है, तो लोएस्ट नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 2, और ये कौन सी पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है, यानी 3 मिथाइल ग्रुप है 2 2 4 ट्राई मिथाइल। कहां पर है 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल एंड 3 पोजीशन पर पाई बॉन्ड है और हेक्सीन 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन हो गया। तो इसका आंसर हो गया ये वाला, यानी कौन सी एल्कीन है ये 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन, इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, यानी इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। अब यहां पर बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। अब एक चीज याद रखनी है, ये जो टॉलरेंस वगैरह ये एल्डिहाइड वगैरह के केस में होता है, ठीक है, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन क्या होता है CH3CO एंड यहां पर ये एसिटोफिनोन हो गया, और बेंजोफिनोन क्या होता है, ये होता है बेंजोफिनोन, एक तरफ बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजोफिनोन। अब हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, कुछ नहीं करना, जब इस तरह का ग्रुप आ जाए, यानी कि यहाँ पर CH3CO लगा हुआ है और यहाँ पर तो है ही नहीं CH3, यानी इस तरह का जब भी ग्रुप आ जाए तो हमें क्या लगाना है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर दिया हुआ है, यानी कि आयोडीन प्लस बेस, यानी I2 प्लस NaOH, यानी ये क्या हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन देता है, जहां पर इस तरह का ग्रुप हो CH3CO, यानी कीटोन में, या फिर अल्कोहल भी देते हैं ये वाला टेस्ट, उनमें अगर इस तरह से CH3OH इस तरह से ग्रुप लगा हुआ हो तो ये वाले अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ये होना जरूरी है। अब यहां पर होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आयोडीन है वो CHI3 में कन्वर्ट, यानी कि आयोडीन इसको लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में। तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे कि ये है एसिटोफिनोन, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, I2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा एक तो सॉल्ट CO, और यहां पर क्या आ जाएगा ONA, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। इस तरह का जो है प्रोडक्ट बनता है CHI3 एंड ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट में, सोडियम के जो ये वाला पार्ट है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया CHI3 में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि अगर हमें बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट P इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अब ये वाली रिएक्शन आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है I2, यानी जब इसकी रिएक्शन, जैसे कि ये हमारे पास में आ गया इस तरह से ये रिएक्टेंट, अब यहां पर 2 पाई बॉन्ड इस तरह लगे हुए हैं और यहां पर है I2, यानी इस तरह से होगा कुछ। अब I पर क्या है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करना चाहेंगे, इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे यहाँ पर, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला वो आ जाती है यहाँ पर। तो इस पे जो रिएक्टेंट है वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पाई बॉन्ड I के साथ में
ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये जो I माइनस है, यानी ये तो उस पर कुछ पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, होता तो इक्वल है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला बाहर निकल जाएगा, यानी I माइनस यहाँ पर होगा। अब ये I माइनस क्या करेगा, क्योंकि इस तरह की यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस I पर, और ये कहां पर अटैक कर देगा, ये यहां पर अटैक कर देगा। तो जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, यानी यहां पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये वाली पोजीशन, यहां पर आ गया I, और ये वाला I कहां पर आ गया, ये वाला I आ गया यहां पर। आप चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं जहां पर इसने अटैक किया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 कार्बन, 7 और 8, ऐसे मान लेते हैं। अब मान लो जहां पर इसने अटैक किया तो वहां पर ये अटैच हुआ होगा ना यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यानी 6 पोजीशन पर कहाँ लगा है आयोडीन, यहाँ आकर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है हमारा। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, P हो गया, ये आंसर इसका ये वाला होगा। यहां पर क्या हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आई होप यहां पर क्लियर होगा, यानी यहां पर जो I इस तरह से अटैक किया है इसने I2 ने, कि यहां पर ये वाला I अटैच हुआ और फिर इससे दूसरा I आकर यहां लग गया और इस बॉन्ड ने यहां पर बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि यूजिंग यूरोट्रोपिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजल्डिहाइड, यानी कौन सा कंपाउंड यूरोट्रोपिन को यूज करके बेंजल्डिहाइड बनाएगा। अब ये जो यूरोट्रोपिन है इसको हम यूज करते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ में, यानी यूरोट्रोपिन बेंजाइल क्लोराइड के साथ में मिल करके रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में बनाता है बेंजल्डिहाइड, और ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है सोमेलेट रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है यहाँ पर जो होगी उसको कहते हैं सोमेलेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में क्या हो गया, जैसे ये हो गया बेंजीन और ये CH2Cl, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। इसके साथ में हम लेते हैं यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 6N4, ये है यूरोट्रोपिन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है इस तरह से, जैसे एक नाइट्रोजन यहां बना लिया हमने, नाइट्रोजन, देन दिस, देन दिस, देन दिस, ये CH2 और ये हो गया यूरोट्रोपिन। यानी यूरोट्रोपिन की रिएक्शन जब किससे कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड से, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से तो क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H+ एंड H2O ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन कंडीशन भी दी हुई होगी कहीं पर, तो बनता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यही हमें बताना था कि यूरोट्रोपिन को यूज करके कौन सा कंपाउंड क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, तो वो है बेंजाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा कि क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इसमें से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। अब मैंने बताया था कि कोई भी कीटोन जिसमें CH3CO टाइप का ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर अल्कोहल जिसमें CH3CHOH टाइप का ग्रुप लगा हुआ हो, यानी कि जैसे कि कोई भी कीटोन है जिसमें इस तरह का ग्रुप होता है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, या फिर जो भी अल्कोहल है अगर उसमें इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कहां पर पॉसिबिलिटी है। यहां पर ये इधर फिनाइल लगी हुई है, फिनाइल नहीं देगा। यहां पर देख लेते हैं
इस वाले में चलो अभी इसे छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि CH3 है, CHOH है, ये वाला ग्रुप आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं आगे भी कहीं है कुछ ऐसा, नहीं है। इसमें देख लेते हैं CH3 है बट ये CH2OH है, यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह का ग्रुप किसमें है, इस वाले कंपाउंड में है। तो ये जो B है ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन देगा, B वाला। तो आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा कि क्या होगा। अब एक बार मैं टाइम लिख लेती हूँ 25। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें हमें प्रोडक्ट बताना है 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। पहले इसको लिख लेते हैं, एनिलीन यानी ये हो गया एनिलीन। 3,4,5 यानी 1 2 3 ट्राइब्रोमो यानी Br 4 and 5, ये हो गया 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पर पहला जो रिएजेंट है वो डाला है डाईएजोटाइजेशन। तो डाईएजोटाइजेशन में यूज होता है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसके साथ में यूज होता है, हीट कर रहे हैं। तो जब डाईएजोटाइजेशन कराते हैं तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। तो NH2 इसमें जो लगा हुआ है एनिलीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा N2+ में NCl- में, इस तरह से। और ये Br ऐसे ही लगे रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा डाईएजोटाइजेशन का। अब क्या है, नेक्स्ट रिएजेंट इसमें डाला है H3PO2। तो H3PO2 क्या करता है, जो सेकंड इसमें डाला है रिएजेंट H3PO2, इस N2Cl को यहां से हटा देगा, यहां पर हाइड्रोजन दे देगा, यानी H+ दे देता है इसकी जगह पर। तो यहां पर हाइड्रोजन लग जाता है, यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो ये Br और Br ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है 3,4,5। अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब 3,4,5 का तो कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया यहाँ पर, अब तो ब्रोमीन ब्रोमीन बचा है ना। तो 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि एनिलीन तो हट गया तो अब 3,4,5 तो बोल नहीं सकते, इसके रिस्पेक्ट में हम 3,4,5 बोल रहे थे। अब ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसका आंसर होगा। आई होप इसका जो आंसर है वो क्लियर होगा आप लोगों को कि क्या करा रहे हैं। रिएक्शन दी हुई है 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन लिया हुआ है, इसका डाईएजोटाइजेशन कराया है। तो जो एनिलीन है उसका जो NH2 है वो N2+ Cl- यानी कि डाईएजोनियम सॉल्ट बना। इसके बाद में जब H3PO4 डाला हमने तो इसने इस N2+ Cl- की जगह हाइड्रोजन दे दिया अपना, और ये क्या बन गया, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो आंसर है ये वाला सी इसका। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। यहां तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे निकालना है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।